Once again, everyone, I'd like to welcome you all to our another session on mole concept. आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी जो अपना टाइम है उसको यूटिलाइज करते रहना है और अपन चलने वाले हैं आज लेक्चर 3 ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट अपना लेक्चर 3 अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने मोल आइडेंटिफाई किया था। एक बार यदि रिवाइज करें तो मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 raised to the power of 23 particles. This number in particular is called Avogadro's number. इस नंबर को क्या बोलते हैं? Avogadro's नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के अपने पास दो रिलेशंस थे, गिवन मास बाय मोलर मास और गिवन नंबर बाय Avogadro's नंबर। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली किया क्या था, हमने कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, राइट? तो उसी को थोड़ा, उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। हम लोग अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले केस में हमने एक एटम एक मॉलिक्यूल के लिए किया था, अब एक कलेक्शन के लिए करने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे आपको बोला जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 23 ग्राम सोडियम। ठीक है, आई होप अब सबको एटॉमिक और मास नंबर याद होंगे। तो हम जानते हैं कि सोडियम का मास नंबर जो है 23 होता है। तो सबसे पहले अपन काम करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा इस बार देखते हैं अपन। तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा 23/23। तो बेसिकली आज कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे हम, क्वेश्चंस एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो। तो एक एटम जो है सोडियम का, यदि हम बात करें वन एटम में, फिर हम बात करेंगे जैसे कि एक मोल्स है तो एटम्स तो ऑब्वियसली Na हो जाएंगे। ठीक है ना, तो Na एटम्स में क्या होंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 11, प्रोटॉन कितना है? 11, और न्यूट्रॉन कितना है? 12, A-Z। ठीक है ना, तो Na में क्या होगा? सीधा 11 Na, यहाँ भी 11 Na और यहाँ भी 12 Na। तो एक में 11, तो Na में कितना होगा? Na में होगा 11 Na। उसी तरह प्रोटॉन भी हो जाएगा 11 Na और न्यूट्रॉन हो जाएगा अपने पास 12 Na। तो ये बहुत बेसिक चीज है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो इसी को आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम 24 है और ये हमें दे रखा है 12 ग्राम। ठीक है ना, अब हमें इसमें भी वही काम करना है, हमें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इनके नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें पहला स्टेप क्या करना है? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप जो अपना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास 12 है, मोलर मास 24 यानी हाफ मोल। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे Na/2। तो हम करने क्या वाले हैं? हम 1 mg एटम के लिए निकालेंगे, फिर Na/2 mg एटम्स के लिए निकाल लेंगे। तो अपना काम तो बस इतना ही है, एक के लिए निकालना है, फिर Na/2 के लिए निकालना है। ठीक है ना, तो चलो एक के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, प्रोटॉन कितना है? 12 और न्यूट्रॉन कितना है? 12। तो Na/2 में कितने होंगे? सीधा हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा 6Na, 6Na और 6Na। ठीक है ना बच्चों, तो इसको नोट करते रहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अपने इस डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है 9 ग्राम F माइनस आयन, सॉरी 19 ग्राम F माइनस आयन। इसमें भी अपने को वही करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालने हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो देखो, एक F माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा ली है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो केमिस्ट्री के अंदर ट्रांसफर होते नहीं है। तो अपनी बात समझ रहे हैं कि F माइनस का मतलब ये हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एडिशनल आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर है, राइट? तो पहला काम तो वही करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हो गया एक, और हम पहले 1 आयन के लिए निकालेंगे, फिर
1 मोल है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे Na। तो हम Na आयंस के लिए निकालेंगे, राइट। सबसे पहले हम एक आयन के लिए निकाल रहे हैं और अब हम Na आयंस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें यदि, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Na एक हम बात करें तो एक में 9 था और एक एडिशनल आया तो अब हो जाएगा 10। प्रोटॉन तो एक्सचेंज होता नहीं है तो 9 का 9 ही रहेगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा 19 माइनस 9 दैट इज 10। यहाँ Na में कितना हो जाएगा 10 Na, 9 Na और अगेन 10 Na। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। एक और केस कर लेंगे हम लोग, जैसे 12 ग्राम Mg2+ है, तो पहला काम अपने को यही करना है, मोल्स कितने होंगे, मोल हो जाएगा हाफ। तो आयंस कितने होंगे, आयंस हो जाएंगे, तो कितने होंगे Na/2, ठीक है ना। आयंस हो जाएंगे अपने पास Na/2। तो अब अपन को करना क्या है, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ, हमें अब क्या करना है, हमें अब निकालते जाना है कैलकुलेशंस के थ्रू, है ना। तो अपन करते हैं कैलकुलेशंस के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे एक Mg2+ आयन की बात करेंगे और फिर अपन Na/2 Mg2+ आयंस की बात कर लेंगे, है ना। चलो तो एक के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो ये तो हो जाएगा 6Na 6Na, बट 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5Na। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये 10 आया कैसे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 2 निकल गए तो 10 बचे, है ना। 2 पॉजिटिव का मतलब यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। कुछ केसेस अपन और कर लेते हैं, जैसे हमें बोला गया 18 ग्राम H2O में, तो 18 ग्राम H2O में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स बताने हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं इसको। सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम अपन करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना। देखो जब तुम एक्चुअली सॉल्व करोगे ना तो ये वीडियो पॉज कर लेना और उसके बाद खुद से सॉल्व करके देखना कि तुम्हारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बात कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 1 मोल है तो Na। फिर हम एक 1H2O मॉलिक्यूल की बात कर लेंगे, फिर हम बात कर लेंगे NaH2O मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ठीक है चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 1 और ऑक्सीजन है 8 16, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ पे 8 8 8, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल की जो होगा H2O में, इसमें कितना आएगा, H2O में यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 + 8 10, यहाँ भी 10 और यहाँ पे 8। तो आई होप ये बात आप पहले भी हम लोग कर चुके हैं तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 Na और 8 Na। तो आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे 34 ग्राम NH3 है, इसमें अपने को वही करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स बताने हैं। आई होप इट इज क्लियर, ये सबको समझ में आ रही होगी बात। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये आ गया 2, तो अपने पास मॉलिक्यूल्स कितने आए, मॉलिक्यूल्स आ गए 2Na। फिर हम 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, फिर अपन 2Na मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाइट्रोजन लिख लेते हैं, N इस तरह से, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो 7, यहाँ भी 7 और ये 7, यहाँ 1 1 और ये 0। तो अब यहाँ पर देखो NH3 में 3 हाइड्रोजन है तो 10 10 और ये 7। तो 2Na में, एक में इतना आ रहा है तो 2Na में 20Na 20Na और 14Na। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ आयंस के केस में, या फिर बोल सकते हो रेडिकल्स या फिर आयंस, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। तो रेडिकल्स या आयंस के केसेस हम लोग जो है वो लेने वाले हैं।
जैसे लेटेस्ट से हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, किसको ले लें बताओ? लेट से ले लेते हैं हम जैसे एक आयन लेते हैं PO4 3 माइनस, ठीक है, और ये ले लेते हैं 95 ग्राम फॉस्फेट आयन, ठीक है ना। तो अब देखो ये 3 माइनस का मतलब वही है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करने वाले, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास 95। आई होप अब आपको मोलर मास निकालने में दिक्कत नहीं है, अब आप तुरंत तुरंत निकाल सकते हैं, इजी कैलकुलेशंस जो है फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस है वो जाएगा 1 मोल में Na। फिर हम निकालेंगे क्या, 1 आयन के लिए, फिर हम निकालेंगे Na आयंस के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फॉस्फोरस 15, 31, ऑक्सीजन 8, 16। तो इसमें हो जाएगा कितना, 15 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 3 एक्स्ट्रा आ गए, राइट। 24 प्लस, समझ में आ रही बात, PO4 3 माइनस है ना, तो ये यहाँ पर एक्चुअली 4 है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 32, ठीक है, प्लस 3, तो 32 प्लस 35 आएगा 50, 15 प्लस 8 इंटू 4 ये आएगा 47, और यहाँ पे है 16 प्लस 8 इंटू 4 ये आ जाएगा 48। तो Na आयंस के लिए कितने आएंगे, 50 Na, 47 Na और 48 Na। देखो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखो ये बेसिक चीजें थी जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या क्या स्टार्ट किया था, हमने मोल डिफाइन किया था, राइट, हमने डिफाइन किया था मोल। फिर हमने क्या डिफाइन किया, फिर हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, फिर निकालना हमने क्या, मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाला, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने रेडिकल्स के केस में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाला है। तो इसका प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। चलो, तो उसके बाद कुछ कॉमन कन्वेंशंस देख लेते हैं। कॉमन कन्वेंशंस, देखो मोल जो है वो टर्म काफी लेट आया था, अवोगाड्रो ने इसको नाम दिया मोल, एंड ही यूज्ड दैट मोल इज अ मतलब एक अच्छा कन्वेंशन था, तो अभी भी फॉलो हो रहा है। तो ये जो कन्वेंशन है इट वाज गिवन बाय अवोगाड्रो, इसको नाम पे अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। बट पुराने कुछ कन्वेंशन थे, जैसे इस तरह के कन्वेंशंस थे, ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, इस तरह के पुराने कन्वेंशंस चले आ रहे थे। तो देखो इसमें क्या है कि 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, इसमें पुराना कन्वेंशन आजकल तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में मिल जाएगा कि 1 ग्राम एटम क्या मतलब क्या है। इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल एटम हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट 1 ग्राम एटम का मतलब ये है कि एटम का मास ग्राम में लिख रहे हैं, यानी मोलर मास विल बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ये पुराना कन्वेंशन है, ये यूज कब होता था, जब मोल एज अ टर्म आया नहीं था। तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है कि मास ऑफ 1 मोल एटम हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो जैसे बोला गया कि 1 ग्राम एटम ऑफ Na, तो 1 ग्राम एटम ऑफ Na मतलब 1 मोल हुआ, राइट, 1 मोल Na हुआ, यानी कि 23 ग्राम होगा। उसी तरह से 2 ग्राम एटम का मतलब क्या होगा, 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल होगा, राइट, सोडियम के केस में 46 हो जाएगा। तो 1 ग्राम एटम एक पुराना कन्वेंशन है, ये नहीं बताता कि 1 ग्राम एटम है, ये बस हमें ये बताता है कि मास ऑफ 1 मोल एटम जो है इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ये एक पुराना कन्वेंशन है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे और सोचते हैं कि 1 ग्राम एटम का मतलब एक्चुअली में मास दिया है, बट 1 ग्राम एटम जो है एक पुराना कन्वेंशन है, और इस पुराने कन्वेंशन के हिसाब से 1 ग्राम एटम की मतलब जो होती है वो होती है 1 मोल। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल हुआ, 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल हुआ, 3 ग्राम एटम मतलब 3 मोल हुआ, 4 ग्राम एटम मतलब 4 मोल हुआ, इस तरह से चलना है। उसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल।
इसका भी मतलब वही है कि मास ऑफ 1 मोल molecule has been expressed in ग्राम। एक मोल जो मॉलिक्यूल है उसका मास जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया गया है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे बात किया जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इसका मतलब हो जाएगा 18 ग्राम। 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हो जाएगा H2O की बात करें तो 36 ग्राम। तो यहाँ भी पुराना कन्वेंशन है, यहाँ भी वही चीज है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल। ठीक है, ग्राम आयन का मतलब भी वही है। ग्राम आयन जो है इसका भी मतलब वही है, मास ऑफ 1 मोल आयन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसका मतलब भी वही है कि मास जो है 1 मोल आयन का ग्राम में एक्सप्रेस्ड है। इज दैट क्लियर? देखो और भी चीजें देखते हैं, जैसे 1 ग्राम आयन का मतलब 1 ग्राम, जैसे 1 ग्राम आयन लिखा हुआ है तुम्हें Na प्लस, तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 मोल Na प्लस, 1 मोल Na प्लस जो कि जनरेट करेगा 23 ग्राम मास। तो इसी तरह से 2 ग्राम आयन का मतलब 2 मोल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कन्वेंशन समझ में आए होंगे कि ग्राम एटम, पुराना कन्वेंशन है, मतलब फॉलो करते आ रहे हैं, किसी ने स्टार्ट किया और वो चलता रहा है। ठीक है ना? तो 1 ग्राम एटम एक मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है एक मोल का, उसी तरह से 1 ग्राम आयन भी एक रिप्रेजेंटेशन है एक मोल का, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी एक रिप्रेजेंटेशन है मोल का। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन या फिर 1 ग्राम Al3 प्लस आयन। 1 ग्राम आयन भी आपको लिखा मिल सकता है। तो यहाँ पे 1 मोल Al3 प्लस की बात कर रही है, 1 मोल Al3 प्लस की बात हो रही है। तो हम बात करें एक Al3 प्लस के ऊपर एक्स्ट्रा 3 E, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये चार्ज प्लस हो जाएगा। तो 1 आयन के ऊपर +3 यूनिट्स का चार्ज है। तो एक मोल में तो कितने आयन हो जाते हैं? Na आयंस होते हैं, राइट? तो Na आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या आएगा? +3 Na इंटू ई। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है ना? एक मोल Al3 प्लस का मतलब यही है कि Na आयंस है, नंबर ऑफ आयंस अपने पास Na है, तो Na आयंस के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +3 Na इंटू ई। तो आई होप ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब थोड़ा हम गैसेस की बात करें। गैस, तो गैसेस के लिए अपने पास एक इंपॉर्टेंट लॉ है एंड दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस लॉ। ये कैसे आया? इसका मैथमेटिकल प्रूफ तो वैसे कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर होता है गैसेस स्टेट चैप्टर में। देखो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस regardless of its nature is always 22.4 लीटर। कुछ किताबें इसको 22.7 भी लेती हैं, बट 22.4 लीटर ज्यादा एक्सेप्टेबल है, या फिर 22.7 लीटर, बट ज्यादा यही एक्सेप्ट होता है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटमोस्फेयर। ठीक है ना, यानी नॉर्मल जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो। यानी इसका मतलब है कि 1 मोल हीलियम जो है उसका वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका भी वॉल्यूम जो है वो एसटीपी पे 22.4 लीटर होगा। 1 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है उसका भी 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका भी वॉल्यूम एक एसटीपी पे 22.4 लीटर होगा। इस तरह से, ठीक है ना? तो सी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल का, यहाँ पे n लिख देते हैं और इधर वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम 22.4 है, तो n मोल्स का वॉल्यूम क्या आएगा? n इंटू 22.4। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं
कि नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, देखो एक मोल का वॉल्यूम 22.4 है और n मोल्स का वॉल्यूम n इंटू 22.4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो कि क्या होता है 22.4 लीटर। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया कि नंबर ऑफ मोल्स, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो अपने पास गैस के लिए एक और रिलेशन बन गया, क्या है वो रिलेशन, अपने पास गैस के लिए एक रिलेशन है और वो रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और गैस के लिए एक मतलब ये तो नंबर है गिवन नंबर, नंबर गिवन अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो अपने पास तीन एक और रिलेशन बन गया और गैस के लिए ये रिलेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अब देखो गैस के लिए वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम दी हुई है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो गिवन वॉल्यूम क्या है 11.2 और मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4, तो आधा मोल है, तो आधा मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सीधा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे Na/2। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसी तरह से बहुत सारे और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 80 ग्राम SO3 एट STP। जैसे ये भी एक क्वेश्चन बन गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 80 ग्राम SO3 एट STP। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो ये 1 हो जाएगा, तो हमें वॉल्यूम कितना मिला, हमें वॉल्यूम मिला 22.4। इससे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in 224 liter of H2 gas at STP। ठीक है ना, तो अब हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स दे दिया गया है ना कि मॉलिक्यूल्स, है ना, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 224 अपॉन 22.4, तो आ गया 10। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 10 Na आएगा। अब देखो एक H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स है, राइट, दो एटम्स बोल सकते हैं। तो 10 NaH2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बताओ, 10 Na इंटू 2 यानी 20 Na मॉलिक्यूल्स, राइट। तो अपना आंसर जो है वो क्या आएगा 20 Na। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम कैसे बोल पा रहे हैं कि ये 20 Na आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 32 ग्राम SOX गैस at STP occupies 11.2 लीटर वॉल्यूम। क्वेश्चन है कि 32 ग्राम जो SOX गैस है वो 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एट STP। कैलकुलेट या फिर फाइंड आउट
द वैल्यू ऑफ x, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ SOX। जैसे SO2 होता तो क्या करते, 32 + 16 × 2 कर देते। तो यहाँ x है तो 13 × x कर देंगे, तो इसका मास आ गया 32 + 16x। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि आएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो ये कितना आ गया, ये आया 32 + 16x = 64। तो 16x कितना आया 32, तो x आ गया 2। तो अपना ये गैस क्या था, ये गैस था SO2। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अपन इसके ऊपर कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, आज हमने बेसिकली स्टार्ट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना, और उसके बाद हमने एवोगाड्रोस लॉ एक बार डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो हम कुछ चीजें बेसिक डिफाइन करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर ले सकते हो, ग्राम पर ml ले सकते हो, किलोग्राम पर लीटर, बहुत सारे यूनिट्स में तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब लिक्विड के लिए होगा, लेकिन मास पर मीटर क्यूब में तुम ले सकते हो सॉलिड के लिए। ठीक है, और यदि हम एक और टर्म डिफाइन करें तो वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। इसको अपन फिजिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब किसी चीज को पता करना हो कि वो पानी के रिलेटिव कितना भारी। पानी क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ज्यादातर सरफेस पे लिक्विड जो अपने अर्थ पे प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर ही है। तो कोई चीज यदि पानी में डूब गया तो इसका मतलब वो पानी से ज्यादा डेंस है, सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और यदि पानी में तैर गया तो पानी से कम डेंस है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, इसको यदि हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए, हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के लिए 1 आएगा, और जो पानी से ज्यादा भारी है उसके लिए ग्रेटर देन 1, और जो पानी से हल्का है उसके लिए लेस देन 1। बट गैस के लिए ये एक नया टर्म आ जाता है, वेपर डेंसिटी, और अपन यही पढ़ने वाले हैं, यही अपना अभी का टॉपिक है, वेपर डेंसिटी। गैस के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी जो है गैस के मतलब देखो, सॉलिड और लिक्विड के लिए जो अपन रेफरेंस चूज किए थे, वो रेफरेंस क्या था, सॉलिड और लिक्विड की यदि आप बात करें हम, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए जो अपना रेफरेंस था, वो रेफरेंस था पानी, क्योंकि वो हल्का लिक्विड होता है और वो ज्यादा अवेलेबल है। तो गैस के लिए जो रेफरेंस है ना, वो रेफरेंस हम क्या करते हैं, सबसे हल्का जो गैस होता है, वो रेफरेंस गैस यहाँ पे होता है H2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। ये दोनों ऑब्वियसली STP पे ही होगा डिफाइन। ठीक है ना, अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया। देखो हाइड्रोजन के रेफरेंस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे हल्का गैस होता है, इसलिए अपन हाइड्रोजन के रेफरेंस में लिख रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। अब ये आएगा मोलर मास ऑफ गैस, यदि 1 मोल के लिए डिफाइन करें तो, अपॉन मोलर वॉल्यूम, जो कि हर बार 22.4 होता है। अभी हमने पढ़ा है कि गैस कोई भी लो, 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ H2 जो कि 2 है। तो ये 22.4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। इसका कोई यूनिट होगा क्या, नहीं, ये एक रेशियो है, इट इज डायमेंशनलेस। देखो यदि वेपर डेंसिटी जैसे हम बात करें O2 के लिए निकालते हैं, तो O2 के लिए क्या आएगा वेपर डेंसिटी, मोलर मास होता है 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16। N2 के लिए निकालें वेपर डेंसिटी तो क्या आएगा, 28 डिवाइड बाई 2 14। SO2 के लिए निकालें तो वेपर डेंसिटी क्या आएगा बताओ, 64 डिवाइड बाई 2 32। SO3 के लिए निकालें तो वेपर डेंसिटी क्या आएगा, 80 डिवाइड बाई 2 40। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमें क्या बता रही हैं, ये जो वैल्यूज हैं वो हमें ये बता रही हैं कि यदि वेपर डेंसिटी 1 आया,
यानी वो गैस का मास हाइड्रोजन के बराबर ही है। वेपर डेंसिटी यदि 2 आया, इसका मतलब वो गिवन गैस हाइड्रोजन से 2 गुना भारी है। हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है? 2 गुना। यदि वेपर डेंसिटी 3 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गिवन गैस हाइड्रोजन से 3 गुना भारी है। यदि 10 आया तो हाइड्रोजन से 10 गुना भारी है। जैसे यहाँ O2 के केस में 16 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो गिवन गैस O2 से 16 गुना भारी है। N2 के केस में 14 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो गिवन गैस N2 से 14 गुना भारी है। SO2 के केस में 32 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो गिवन गैस SO2 से 32 टाइम्स हेवी है। SO3 के लिए 40 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो गिवन गैस SO3 से 40 टाइम्स हेवी है। तो इसका मतलब वही है कि एक गिवन गैस वाटर से H2 से कितना गुना भारी है। और हाँ, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये भी एक रेशियो है, ठीक है ना। जैसे अपन पढ़े थे AMU, उसका भी कोई यूनिट, AMU नहीं, मास नंबर, वो भी डायमेंशनलेस होता है। उसी तरह से वेपर डेंसिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती है। चलो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, पहले एक टर्म देख लेते हैं, एवरेज वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो हम वेपर डेंसिटी मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक गैस ए है, उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दूसरा गैस बी, ऐसा कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं गैस नंबर ऑफ मोल्स और वेपर डेंसिटी, ठीक है। इसका मान लो वेपर डेंसिटी आया VA, इसका वेपर डेंसिटी आया VB, इसका वेपर डेंसिटी आया VC। तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? देखो एवरेज निकालने का सीधा सा तरीका क्या है? AVA, देखो एवरेज वेपर डेंसिटी यहाँ पे एक्चुअली मोलर वेपर डेंसिटी है, AAVA प्लस BVB प्लस CVC अपॉन A प्लस B प्लस C। सीधा सा बोले समेशन NI VI अपॉन समेशन NI। समेशन का मतलब आई होप समझते होगे। समेशन मतलब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n। समेशन का मतलब ये है, जैसे अपन लिखना चाह रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर 5 तक ऐड करना चाह रहे हैं, इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? समेशन n कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? AAVA BVVB प्लस CVC, तो इस तरह हम लिख सकते हैं NIVA यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू वेपर डेंसिटी। तो एवरेज वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मोलर, ठीक है ना। AVA प्लस VVB प्लस CVC अपॉन A प्लस B प्लस C, इसी तरह से एवरेज निकालते हैं। ऐसे तुम लोग मैथ्स में मीन पढ़े होंगे उसी तरह से। अब जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज मोलर वेपर डेंसिटी for a mixture containing 2 mole O2 and 3 mole N2। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। अपने पास O2 है, N2 है, इसका वेपर डेंसिटी हम देख सकते हैं 16 14, ठीक है। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2 और 3। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो एवरेज निकालने का सीधा सा तरीका क्या है? 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो आएगा 32 प्लस 42.5, 74/5। तो ये आपका 74/5 आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ द एवरेज वेपर डेंसिटी, if the average vapor density for a system of gas containing A mole of O2 and B mole of N2 is equal to 15, evaluate A by B। देखो बड़ा आसान है, तुम्हारे पास N2 का वेपर डेंसिटी होगा 40,
ऐसा लिख लेते हैं, N2 का 14, O2 का 16। अब ये A मोल है और ये B मोल है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 14B प्लस 16A अपॉन A प्लस B। तो ये क्या मिला? 15A प्लस 15B इज इक्वल टू 14B प्लस 16A। ठीक है ना? तो अब अपने को क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा B इज इक्वल टू A, तो यहाँ A बाई B आ जाएगा 1। तो इस तरह से अपन एवरेज वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अपन एवरेज वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 with respect to H2 is equal to 32, then calculate the vapor density of SO2 with respect to O2, with respect to O2। अब देखो क्वेश्चन क्या है, SO2 का देखो, सी SO2 का वेपर डेंसिटी 32 है, यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 32, यानी इसका मोलर मास 64 है। तो ये हाइड्रोजन से 32 टाइम्स भारी है, तो ऑक्सीजन से कितना भारी होगा? ऑक्सीजन से कितना भारी होगा? तो देखो यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू O2 कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ O2, तो ये होगा 2 गुना भारी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी सीधा सा एक रेशियो होता है ना, जैसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 2 गुना भारी था, तो यानी 32 टाइम्स भारी था, यानी एक्चुअल मास उसका 64 हुआ। तो ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 32 से कितना गुना है? 2, तो वो रेशियो हम सीधा निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है अभी तक वेपर डेंसिटी। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो है परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन। परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन इन अ कंपाउंड। परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन हम लोग देखने वाले हैं कि कंपाउंड में कैसे निकालते हैं। देखो बहुत आसान है, जैसे तुम्हारे पास CaCO3 है, तो इसका मोलर मास क्या आएगा बताओ? इसका मोलर मास आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 यानी 100। तो अब तुमसे बोला जाए कि परसेंटेज मास निकालो, किसका? कार्बन का, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये क्या आएगा? 12 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12। सिमिलरली तुमसे यदि बोला जाए कि परसेंटेज मास ऑक्सीजन का निकालो, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, तो ये क्या आएगा? 48 बाई 100 इंटू 100, 48%। सिमिलरली तुमसे यदि बोला जाए परसेंटेज मास निकालो कैल्शियम का, तो ये भी उसी तरह से मास ऑफ कैल्शियम अपॉन 100 इंटू 100 आएगा, तो ये 40 होता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 40। तो इसमें हम क्या करते हैं? परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन निकालते हैं कि गिवन कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट का मास कॉम्पोजिशन क्या है। देखो बड़ा आसान है, गिवन एलिमेंट का मास अपॉन टोटल कंपाउंड का मोलर मास इंटू 100। कुछ बेसिक एग्जांपल अपन कैसे ले सकते हैं? जैसे बेसिक एग्जांपल निकालना है, जैसे कैलकुलेट परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन इन CO2, तो बड़ा आसान है। परसेंटेज मास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के हैं, एक तो कार्बन के क्या आएगा? कार्बन का मास 12 है, कंपाउंड का मास 44 इंटू 100, तो ये आ जाएगा कार्बन का। सिमिलरली परसेंटेज मास किसका निकालना है? ऑक्सीजन का, तो कैसे निकालेंगे?
16 इंटू 2/44 इंटू 100, इस तरह से निकल जाएगा। उसी तरह और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास C2H6 है, तो यहाँ पे परसेंटेज मास कार्बन का क्या आएगा, यहाँ पे परसेंटेज मास कार्बन का क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन जो कि 2 इंटू 24 है, जो मास ऑफ कंपाउंड, सॉरी 2 इंटू 12 है यहाँ पे 200, इस तरह से निकल सकता है ये, तो आएगा 24/30 इंटू 100, 80% है ना। उसी तरह परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 6/30 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज मास जो है कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि हम लोग परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन एक एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इन 80% प्योर सैंपल, in 80% pure sample of CaCO3। अब देखो ये कुछ नया लग रहा है क्या, तुम्हारे पास 80% प्योर सैंपल है CaCO3 का, और उसमें जो है तुम्हें परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्पोजिशन है, लेट से कॉम्पोजिशन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे दूध और पानी का है। ठीक है, तो इनिशियली यदि 100 नहीं कुछ और अज्यूम कर लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक दाल का मिक्सचर है, चना दाल है और मूंग दाल है, तो इनिशियली तुम कैसे 50-50% कॉम्पोजिशन लेते हो, तो जब तुम्हारा 50-50% कॉम्पोजिशन रहेगा 100%, मतलब आधा तुम चना दाल ले रहे हो आधा मूंग दाल ले रहे हो, तो उस केस में मूंग दाल 50%, चना दाल आधा 50%, है ना। लाइक वाइज अब यहाँ इम्प्योरिटी आ गया, जैसे दुकानदार ने अडल्टरेशन स्टार्ट कर दिया, उसने क्या किया, उस 1 किलो में 10% जो है या फिर 5% जो है, लेट से तुम्हें जो है वो कंकड़ डाल के दे रहा है, या फिर लेट से उसमें अडल्टरेंट है, कचरा है, लेट से व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। तो अब देखो तुम्हारे पास जैसे क्या था, तुम्हारे पास लेट से एक दाल थी A और दूसरी B, तो ये 1000 kg में 1000 ग्राम में 500 ग्राम और 500 ग्राम था, बट ये सैंपल तुम्हारा 100% प्योर था, तो परसेंटेज मास ए का कितना आता था, ये आता था 50%, परसेंटेज मास बी का कितना आता था, ये आता था 50%। अब सपोज अडल्टरेंट आ गया, तो अब इसी 1000 ग्राम के कॉम्पोजिशन में अडल्टरेशन हो गया, तो ए अब अडल्टरेशन सी है मान लो, तो ये 100 ग्राम का हो गया 10%। ठीक है, तो अब ये 10% अडल्टरेशन करने पे ये 90% प्योर हुआ, राइट। तो अब ये दोनों जो बराबर बराबर आएंगे 900 ग्राम में से, वो आएंगे कितने, 450 ग्राम, 450 ग्राम, राइट। तो अब देखो क्या है, परसेंटेज मास ऑफ ए क्या आया, यह है 45%, और परसेंटेज मास ऑफ बी क्या है, यह है 90। तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते थे क्या कि परसेंटेज मास ऑफ ए इज इक्वल टू, चेंज कर लेते हैं, स्लाइड जगह नहीं है यहाँ पे, इस पिछले केस में, जैसे पिछले केस में जब अपन देख रहे थे कि 10% इम्प्योरिटी था, या तुम बोल सकते हो 90% प्योर सैंपल था अपने पास, है ना, और उसमें ए कितना था अपने पास 450 ग्राम, बी कितना था 450 ग्राम, और ये प्योर सैंपल के 90% है, और सी जो अपना इम्प्योरिटी था वो 100 ग्राम था। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए इन इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी इनटू परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन इन प्योर सैंपल। देखो इसका मतलब क्या है, 90% प्योर है ये,
तो हम सीधा कर सकते हैं 90% ऑफ क्या 50, तो ये आएगा 90/100 इंटू 50, तो आ रहा है ना 45%, और एक्चुअली में ये 45% ही है 450/1000। तो देखो समझ में आ रही है बात। तो अपने पास जैसे एक क्वेश्चन था कि मान लो 100% प्योर सैंपल में कार्बन 12% है, तो 90% प्योर में कितना होगा। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलकुलेट, जैसे क्वेश्चन है जो पिछला था, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ लेट्स से कार्बन इन 80% प्योर सैंपल ऑफ CaCO3। तो सीधा है अपने को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहां मास पर की बात कर रहे हैं, 100% प्योर सैंपल में होगा, देखिए ना 100% प्योर में, तो ये आता है कितना 12/100 इंटू 100, तो ये आता है 12%। तो अब इम्प्योरिटी आएगा तो इसका परसेंटेज तो कम ही हो जाएगा ना। तो इन 80% प्योर सैंपल परसेंटेज मास ऑफ कार्बन क्या आएगा बताओ, ये आएगा 80% ऑफ 12, यानी 12/100 इंटू 80/100 इंटू 12। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, तो ये आ जाएगा 9.6%। तो इस तरह से अपन ये बेसिक चीजें कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं अ कंपाउंड कंटेन्स 10% कार्बन बाई मास। A compound contains 10% कार्बन बाई मास। एक कंपाउंड है जिसमें मास कंपोजिशन कार्बन का 10 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास फॉर द कंपाउंड। अब जरा समझने की कोशिश करो, कंपाउंड में कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, 3-4 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका मिनिमम पॉसिबल मोलर मास कब होगा, इसका मिनिमम पॉसिबल मोलर मास क्या होगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ Y और Z तो इससे नहीं पूछ रहा है, हम यहाँ कार्बन 1 लिख सकते हैं, हम यहाँ कार्बन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ कार्बन 3 लिख सकते हैं, इस तरह से हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मास क्या आएगा, 12 इंटू Y इंटू 1 प्लस 16 इंटू Z, यहाँ पे 12 इंटू 2 होगा, लाइक वाइज ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये नीचे जाएंगे तो मिनिमम कब होगा, ये होगा मिनिमम। समझ में आ रहा है, मिनिमम मोलर मास तब होगा इस कंपाउंड का जब नंबर ऑफ कार्बन क्या है, मिनिमम है, यानी कितने होने चाहिए 1। समझ में आ रही बात। जैसे इस केस में देखो, यहाँ 12 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे 12 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 12 इंटू 3 करेंगे, तो कंपाउंड का मोलर मास मिनिमम कब होगा, कंपाउंड का मोलर मास मिनिमम तब होगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। तो अपन ये समझ सकते हैं कि फॉर मिनिमम मोलर मास या फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो ठीक है, ये बात हम समझ सकते हैं क्योंकि CXHY सपोज कुछ भी, मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल लिया, इसका मास तो तभी 1 आएगा ना जब हम नंबर ऑफ कार्बन 1 मानेंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट द मोलर, या फिर जब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, लेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू x, ठीक है। और पिछले बार तो हम क्या करेंगे, 10% ऑफ x इज इक्वल टू कार्बन का मास, राइट। यहाँ कार्बन का मास क्या है 12 इंटू 1। आई होप ये बात आपको समझ में आई। ये मिनिमम कब होगा, कंपाउंड का मोलर मास मिनिमम तब होगा जब नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन होंगे 1, ठीक है। तो अब कार्बन का मास, एक कार्बन का मास तो 12 हो गया, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड के लिए 12, 10% ऑफ x क्या है 12 है, तो x क्या आएगा 10/100, तो ये आ गया 120।
अब ये मॉलिक्यूल की बात कर रही है तो 120 AMU होगा, और यदि मोल की बात करेंगे तो ग्राम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो उसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। इन ए मॉलिक्यूल the mass percentage of sulfur is equal to 5%. Calculate the minimum possible molecular mass. देखो यहाँ पे भी क्या है, कुछ तरह कंपाउंड ले सकते हैं SXOI। तो फॉर मिनिमम मास के लिए x तो 1 ही होना चाहिए ना, जैसे SOY हो सकता है, S2OI हो सकता है, इस तरह से जा सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम आएगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5%, ऐसा लिखते हैं 5% ऑफ मोलिकुलर मास। ये क्या आएगा, मास ऑफ 1 सल्फर एटम आएगा, तो 32 इंटू 1, तो ये आएगा 5/100 इंटू मोलिकुलर मास को हम मान लेते हैं इज इक्वल टू 32। तो ये क्या आएगा 3200 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये समझ में आई होगी बात। तो आज अपन 2-3 चीजें ही की हैं। पहला तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कि कैलकुलेशन का पार्ट था, मोल को लेके हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने पढ़ा कुछ बेसिक कन्वेंशन, जैसे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। फिर हमने पढ़ा एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना। फिर पढ़ा वेपर डेंसिटी, और हमने पढ़ा है परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन। तो आप लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके।